ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है आज का जो वीडियो है, तो आप इसे बहुत अच्छे से पॉज कर करके देखें और स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम द व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ चुके हैं जिसे कहते हैं केवीएल और केसीएल, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। ये दो लॉ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हमें उनको अप्लाई करना आना चाहिए। इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ क्वेरीज भी आई हैं जिनको मैं जस्ट इस टॉपिक के बाद सॉल्व करके आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे हमारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से ये अप्लाई किया जाता है। लेकिन आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वो देख लीजिए। वो एक तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, एक तरीके का अरेंजमेंट है। इसके अंदर होता क्या है कि 4 रेजिस्टर्स होते हैं, वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। एक रेजिस्टर यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टर यहाँ लगा दिया, और एक रेजिस्टर यहाँ लगा दिया, और एक रेजिस्टर यहाँ लगा दिया। इस तरीके से ये 4 रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, और यहाँ बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है इस तरीके से, और यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक की लगाना चाहें तो की भी लगा सकते हैं। इन रेजिस्टेंस के नाम दे देते हैं। इसको दे देता हूँ R1, इसको दे देता हूँ R2, इसको R3 एंड इसको R4, और बैटरी कह देता हूँ, मान लीजिए E इसका EMF है, और ये एक की हमने इस तरीके से जोड़ दी। तो देखिए ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये ब्रिज की तरह किस तरीके से कार्य करता है वो समझ लीजिए। हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इसका पर्टिकुलर केस देखेंगे। 4 रजिस्टर हमने यहाँ अटैच कर दिए हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर करंट किस तरीके से फ्लो करेगा उसको हम स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और वो क्या काम में आएगा वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस अरेंजमेंट को हमें याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके का होता है, और इसकी पर्टिकुलर कंडीशंस क्या होती है वो भी हमें याद रखनी है, और हमें उसी में इंटरेस्ट है इसलिए उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ करंट फ्लो करवाऊँ। सपोज करो मैंने इस की को ऑन कर दिया। जैसे ही की को ऑन करूँगा तो होगा ये, यहाँ से करंट इस तरीके से, बैटरी में से करंट इस तरीके से जाएगा, तो ये इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो द करंट इज आई। करंट कितनी है? आई फ्लो हो रही है इसके अंदर, इस वायर के अंदर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर जाएगी करंट, तो करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन से पार्ट होंगे बेटा? एक तो इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ, सपोज करो यहाँ पर I1 जा रही है और यहाँ पर I2 करंट इसमें से फ्लो हो रही है, ठीक है। अब जब इतनी करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पर क्या है? एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब यह है यहाँ कम से कम 3 इनपुट या आउटपुट होने चाहिए, या इनपुट आउटपुट दोनों होने चाहिए, कि यहाँ पर करंट जो है I1 यहाँ पर एंटर कर रही है, और यहाँ पर भी एक जंक्शन है। इनकी नेमिंग कर देते हैं जो हमें समझने के लिए आसान रहेगा। A, B, C एंड D की नेमिंग कर दी मैंने। अब देखिए जब यहाँ से करंट यहाँ पहुँचेगी तो होगा ये, करंट जो है वो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, दोनों तरफ पार्टीशन भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो सपोज करो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ भी है, वो बात की बात है, लेकिन वो पोटेंशियल कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि इस B पर पोटेंशियल कितना है और D पर पोटेंशियल कितना है, ठीक है। क्योंकि यहां से एक करंट इस तरीके से भी जा रही है, ये I2। अब ये वाली अंदर आएगी या ये वाली ऊपर जाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन क्लियरली B और D के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि B और D पर पोटेंशियल कितना है। यदि दोनों पर पोटेंशियल सेम हो जाए, ठीक है, ये देखिएगा, यदि B और D पर पोटेंशियल सेम हो जाए तो जहां पर पोटेंशियल सेम होता है वहां पर करंट फ्लो नहीं करती है, इसलिए इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगी एट दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में नहीं करेगी, बाकी तो करेगी। तो हम कह रहे हैं वो पर्टिकुलर केस क्या है उसको स्टडी करें। इससे पहले मैं कह देता हूं करंट इस तरीके से जाएगी और
करंट जो है यहां पर जब जाएगी तो कुछ करंट, सपोज करो इसमें से जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर है इसलिए IG कह देता हूं, ठीक है। और यहां पर जो करंट होगी वो हो जाएगी I1, जो टोटल आ रही थी उसमें से IG को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? I माइनस IG इधर पहुंच गई और इधर ये करंट सीधी आ रही है क्योंकि करंट का पोटेंशियल यहां पर लॉ है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से करंट जब जाएगी तो यहां पर I2 और ये जब मिलेगी इससे तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये जो करंट IG यहां पर मिलेगी तो I2 प्लस IG हो जाएगी और यहां पर वापस से करंट हो जाएगी I, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट। अब हम केस क्या ले रहे हैं, केस ये ले रहे हैं, केस इंपॉर्टेंट केस जो है, केस क्या है हमारा, केस ये है कि VB और VBD इन पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। एट दैट पर्टिकुलर केस, एट दैट पर्टिकुलर केस यदि पोटेंशियल इक्वल हो जाए या फिर दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या तो पोटेंशियल इक्वल हो जाए या IG 0 हो जाए। IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इफ दैट इज 0 तो भी वो केस आ जाएगा कि VB और VD क्या है, इक्वल है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं या तो IG 0 हो और IG इज इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। दोनों को यदि कहेंगे, यदि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई जब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगी उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। उस पर्टिकुलर केस में ये होगा बेटा कि यहां से जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो IG 0 होते ही यहां से सीधी करंट I1 ही इसमें आ जाएगी, ठीक है। और यहां पर IG 0 हो गया तो ये इधर भी नहीं जाएगी, तो यहां पर करंट कितनी हो जाएगी, I2 हो जाएगी, ठीक है। तो I1 इधर से गई, इधर नहीं गई, क्यों, क्योंकि IG 0 हो जाएगा एट पर्टिकुलर केस। और इसी में हम इंटरेस्टेड हैं, क्या काम में आ रहा है वो हम देखेंगे। लेकिन यहां पर देखिए I इधर पहुंच गया, I2 इधर पहुंच गया और दोनों मिलकर I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I हो गया, ठीक है। और वापस से I करंट फ्लो होने लग गई। तो ये हमारा पर्टिकुलर केस हो गया। इस केस के लिए क्या कर सकते हैं, हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। किसमें, यहां पर दो लूप बना देता हूं, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का, दो लूप बना दिए। और इनमें किरचॉफ लॉ जब लगाऊंगा तो इन लूप कौन सा है बेटा, दैट इज ABDA। देखिए A से स्टार्ट करते हैं, A से B जाएंगे, B से D जाएंगे, D से वापस A पर पहुंच जाएंगे। तो ये लूप हो गया ABDA। इस लूप के अंदर हम लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इन लूप अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ फ्रॉम KVL, मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम KVL। KVL से क्या होगा बेटा, यहां से यहां देखिए जब करंट ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं और रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो होती है तो यहां पर कुछ ड्रॉप होता है। तो मैं कह देता हूं ड्रॉप हो जाएगा बेटा I1 करंट है ना, तो I1 इंटू R1, ओके, I1 इंटू R1, ठीक है। और माइनस का इसलिए हुआ क्योंकि ये ड्रॉप है। और यहां पर देखिए IG 0 है, इसका रेजिस्टेंस सपोज करो G है, तो IG 0 होने से कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो मैं कह देता हूं कोई भी ड्रॉप नहीं है तो प्लस 0। और यहां पर देखिए, यहां पर एक बात समझने की है, एक बात पहले यहां समझ लें इजीली, ठीक है। मान लीजिए करंट इसमें से I फ्लो कर रही है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये पॉइंट A है और ये B है, ठीक है। हमारा जो मेजरमेंट का लूप है, सपोज करो मेजरमेंट का लूप है, मेजरमेंट लूप में यदि ऐसे जा रहे हैं और एक इस तरीके से जा रहे हैं, दो तरीके से हम जा सकते हैं। जैसे देखिए हम लूप ऐसे बना सकते थे और इसके अपोजिट भी बना सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जब लूप में इस तरीके से जाते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यदि मान लीजिए लूप में इस तरीके से जा रहे हैं तो एक ही पॉइंट हमने इसके लिए डिस्कस किया था कि आप एक ही चीज याद रखिए सिंपली, इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स यू विल टेक द पॉजिटिव इन द पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे हम बैटरी में कह रहे थे, बैटरी में मान लीजिए हम इस तरीके से जा रहे हैं, अब करंट भी इसी तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट तो ऐसे ही फ्लो करती है बैटरी में से। यदि ऐसे जाएंगे तो नेगेटिव से ये क्या आया, पॉजिटिव आया है। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव आया है तो हमें इस तरीके से जाते हुए इस बैटरी को क्या लेना पड़ेगा, प्लस E लेना पड़ेगा उस लूप के अंदर, जब KVL लगाएंगे ना उसके अंदर।
तो और यदि हम उल्टा चले तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हमें पता है कि यहां पर हाई पोटेंशियल है और यहां पर क्या है, लो पोटेंशियल है। यहां पर हाई पोटेंशियल है, सॉरी लो पोटेंशियल है और यहां पर हाई पोटेंशियल है, जबकि इसके अपोजिट चलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम हमेशा लूप को सुविधा की दृष्टि से हमेशा लूप को इसी तरीके से मानेंगे जिस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिए जिससे क्लियर हो जाएगा ये चीज। रेजिस्टेंस में से जब भी जाए तो हमेशा ड्रॉप ही होता है, लेकिन यहां पर जो करंट फ्लो कर रही है, आपको करंट का पता है कि इस तरीके से फ्लो कर रही है और उसके अपोजिट जब जा रहे हैं, सपोज करो इस तरीके से जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, तो सीधा हम ड्रॉप लिख देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस आई आर। इस तरीके से चलते हैं। लेकिन जब इस तरीके से जाओगे ना तो बेटा ये अपोजिट जा रहे हैं, करंट फ्लो के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमें पता है दिस इज एट द हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट द लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो ये पोटेंशियल हाई है और ये पोटेंशियल लो है, क्योंकि जब भी करंट जो है वो रेजिस्टर में से फ्लो करता है तो वोल्टेज का क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। कितना ड्रॉप हो गया, आई आर ड्रॉप हो गया। तो मैं कह रहा हूं दिस इज एट द हायर पोटेंशियल, दिस इज एट द लोअर पोटेंशियल एंड वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस साइड वी विल टेक एज प्लस आई आर, ठीक है। ड्रॉप यहां पर क्या लिया, क्योंकि हायर से कहां आ रहे, लोअर आ रहे हैं, वोल्टेज क्या हो रही, कम हो रही है, कम हो रही है तो माइनस। यहां पर देखिए लोअर से हायर की ओर आ रहे हैं, हमने लूप इस तरीके से लिया है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, लूप इस तरीके से लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर देखिए करंट की डायरेक्शन हमने पहले से मान ली। यदि हम करंट की डायरेक्शन पहले से नहीं मानते तो हम इसको क्या लिखते, तो माइनस ही लिखते, लेकिन पहले से अज्यूम की हुई है करंट की डायरेक्शन, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको प्लस ही लिखना पड़ेगा। तो यहां पर I1 R1 ड्रॉप हो गया, ये जीरो, ये वाला जो है दैट विल बी इक्वल टू प्लस I2 R2, इस तरीके से हो जाए। समझ गए बेटा? तो ये इजी सा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, अपने दिमाग में इसको कंसेप्ट बना लेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। दैट इज इक्वल्स टू 0। इसमें हो जाएगा बेटा I1 R1, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू I2 R2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिंपल हो गया ना। अब देखिए, अब हम इस लूप की ओर चले, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन लूप कौन सा है वो मैं लिख देता हूं। लूप है बेटा, यहां से स्टार्ट करें, BCDB, ये लूप हो गया। इसमें KVL लगा देते हैं, KVL लगाएं तो हम कह देते हैं, देखिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, माइनस I1 R3 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस I2 R4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा I1 R3 इज इक्वल्स टू I2 R4, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई बेटा, सेकंड नंबर इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको जब हम रिजल्ट के तौर पर लिखें तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, I1 R1 अपॉन I1 R3, I2 R2 अपॉन I2 R4, I1 से I1 कैंसिल, तो R1 अपॉन R3 विल बी इक्वल टू R2 बाई R4। इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हमें इस तरीके से इसको मैनेज करना है कि यहां पर IG क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो R1 R3, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि यदि R4 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी हो तो मैं R4 इजीली निकाल सकता हूं। R4 को मैं कह दूंगा दैट विल बी R2 R3 बाई R1, इजीली निकाल सकते हैं R4 की वैल्यू। R4 की वैल्यू ही क्यों निकाली वो मैं यहां पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, या फिर कर लेते हैं। R4 का मतलब ये है कि मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस हमें पता हो, हमने खुद से लगाया, और एक अननोन रेजिस्टेंस आपको दे दिया जाए, तो इस आर्म की जगह पर आप लगा दीजिए और इसको इस तरीके से मैनेज कीजिए, इस तरीके से एडजस्ट कीजिए इसको कि यहां पर IG क्या हो जाए, 0 हो जाए।
समझ रहे हैं ये बात? R1, R3 और R2 हमें पहले से पता है, हमने 2 ओम ले लिए, 4 ओम ले लिए, 3 ओम ले लिया, ठीक है, सपोज करो। और R4 हमें पता नहीं, कोई एक रेजिस्टेंस आपको पकड़ा दिया जाए, बोले साहब ये लीजिए और फाइंड आउट करिए ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस आर्म पर लगा देंगे। जैसे ही आप लगाओगे और इसको इस तरीके से मैनेज करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज को कि IG 0 हो जाए, तो जब IG 0 होगा उस कंडीशन में ये वाला जो कंडीशन है वो फॉलो होगा। और जब फॉलो होगा तो डेफिनेटली R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4 होगा, और उससे R4 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, तो R4 तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, जहां पर करंट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसको थोड़ा इजी वे में लिख लेते हैं। R2 को मैं नीचे ले आता हूं, R3 को ऊपर ले जाता हूं, तो हमारे पास जो इक्वेशन हो गई R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाएगा। और इसको हमें याद रखना है, याद करना बहुत आसान है। यदि मान लीजिए यहां पर है तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4, सिंपल सा याद रखेंगे आप तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। जो हमने अभी एक एप्लीकेशन बताई है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, जब यदि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमने एक डिवाइस बना रखी है लेबोरेटरी के अंदर जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करती है। और ये हमारे एक्सपेरिमेंट भी हैं, ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट हैं, जिसके अंदर एक हमारा है टू फाइंड द रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल द वायर गिवन टू यू, और इसके साथ ही एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ भी करना है। तो वो चीजें हमें यहां पर दी गई हैं। तो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी है। तो उस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का नाम है बेटा मीटर ब्रिज, दैट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। और वो किस पर बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज पर है। तो ये हमारा हो गया बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस पर बेस्ड डिवाइस को हम डिस्कस करेंगे अभी मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज स्टार्ट करते हैं कि मीटर ब्रिज क्या होता है। तो सिंपली इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें याद रखना है और इस कंडीशन को भी डेफिनेटली याद रखना है, जो इजीली याद हो जाती है। R1 by R2 इज इक्वल्स टू R3 by R4 सिंपली। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बेटा, ये देखिए ये लीजिए। अब हम बात करते हैं बेटा मीटर ब्रिज की। तो इसका सिंपल सा इसको देखें तो सिंपली हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है किस तरीके से बनाया जाता है उसको हम थोड़ा सा ध्यान दें। तो मेन बेसिक वही है, ठीक है। होता ये है कि इसके अंदर सिंपली एक वुडन का एक प्लेट से ले ली जाती है, उसी के ऊपर कुछ स्ट्रिप्स लगा दी जाती है और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है। मैं बना देता हूँ। कुछ एल शेप्ड इसके अंदर स्ट्रिप्स लगी हुई होती है जो कॉपर की होती है और काफ़ी थिक होती है। थिक होने का मतलब क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंटली वाइवा के लिए जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी में से पूछे जाते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है तो वाइवा इसमें से लिया जाता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिवाइस किस तरीके की है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। थोड़ा इवन सा बना देता हूँ, थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ इसको इन लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से बेटा एक कॉपर स्ट्रिप ले ली। ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, ये दीज आर थिक कॉपर स्ट्रिप्स। और इसके साथ में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर आप कनेक्शन जॉइंट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ए बी लगा देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कह देता हूँ ए और इसको कह देता हूँ बी, और ये हमारा इसको कह देता हूँ सी। इसलिए कहा है इसको कह देता हूं बी और इसको कह देता हूं सी, ठीक है, इजी रहेगा। ए बी सी एंड एक और ले लेंगे पॉइंट डी। अब देखिए होता किस तरीके से है ये, यहां पर देखिए
ये जो रेजिस्टेंस है, पहले तो मैं इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ। इसको बॉक्स में बंद कर दूँ तो ये ठीक रहेगा, तो यूँ लगेगा कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। मैं इसको लिख देता हूँ आरबी, इसको लिख देता हूँ सपोज करो दिस इज आर, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस कह दिया, या फिर इसमें इसको आर कह देंगे, इसको एस कह देता हूं, एस, ठीक है, एस रेजिस्टेंस का नाम है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ, यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहां एक जोकी जोड़ देते हैं। जोकी एक डिवाइस होती है, सिंपली यहां पर इस तरीके से होती है, यहां अटैच कर सकते हैं, और इस तरीके की एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं जोकी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो डिवाइस होती है, यहां पर पीछे वायर कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो एक वायर जुड़ा हुआ है यहां पर, एक एसी, एक 1 मीटर लेंथ का एक वायर होता है, ठीक है, 1 मीटर लेंथ का वायर होता है। यहां पर इसके नीचे एक वुडन स्केल होती है, वुडन स्केल के ऊपर क्या होता है, मार्किंग की हुई होती है, तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि ये जोकी को आपने कहां पर, इस एंड को आपने टच किया है। क्लियर, ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको टच करते हैं। अब हम यहां पर जोड़ देते हैं सर्किट को कंप्लीट को, क्योंकि कोई बैटरी नहीं जुड़ी हुई है ना, तो इस बैटरी को भी जोड़ देते हैं। यहां से मैं एक बैटरी लगा देता हूं, हालांकि ऊपर की ओर शो करना चाहिए था, लेकिन मैं पूरा डायग्राम इधर बना देता हूं। एक बैटरी जोड़ दी मैंने, एक की जोड़ दी, इस तरीके से ई जोड़ दिया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पर ई लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं की, तो K1 या K लिखा जा सकता है। क्लियर। अब इसका बेसिक मीनिंग क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है वो समझ लीजिए। तो पहली बात तो हमने ये क्लियर कर दिया है पिछले टॉपिक में, दैट डिपेंड्स ऑन, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है वो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस जो निकालेंगे दैट इज आर। यहां पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, अननोन है, अननोन रेजिस्टेंस हमने यहां जोड़ दिया। और हमने क्या किया बेटा, इसी के साथ ही यहां पर देखिए, यहां पर जो ये वाला एंड है इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर को एक जोकी से जोड़ दिया, जोकी के ऊपर यहां पर इस तरीके से टच कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट सर्किट हो गया, जिसके अंदर हम अब इस सेटअप की वजह से हम निकालेंगे किसको, इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो मेथड क्या रहेगा वो देख लें। तो मेथड के लिए हमें सिंपली इस डायग्राम को देखना होगा। इस डायग्राम को जब हम देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर एक सर्किट ब्रेक हो रहा है। सर्किट ब्रेक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से करंट इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। तो ये यदि हम देखें तो उसी तरीके का सर्किट है जिस तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, लेकिन यहां पर कुछ 2 रेजिस्टेंस यहां दिख रहे हैं, बाकी 2 रेजिस्टेंस गए कहां। तो वो 2 रेजिस्टेंस कहां पर मेंटेन हो रहे हैं, देखिए वो मेंटेन हो रहे हैं ए से सी तक। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग से बना देता हूं समझने के लिए। मैं कह देता हूं, मैं पॉइंट्स लगा देता हूं पहले, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए, है ना। मैं कह देता हूं ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, और ये सी है, और इसको मैं कह देता हूं जे वाला ये पॉइंट, जोकी वाला। एंड आई एम जस्ट ए से बी के बीच में, ये पॉइंट सेम ही है, पूरा ए है बेटा, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप है, कंडक्टर होती है, और ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसको हमने कह दिया आर। ये हमारा आर है, ठीक है। इसके बाद में मैं कह देता हूं बी से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, बी सी के बीच में ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, कनेक्शन इसका यहीं से, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, दैट इज एस, ठीक है। 2 चीजें आ गई। एंड देन मैं कह रहा हूं ए जे और सी, ए जे सी, ए से जे जुड़ा हुआ है, जे से सी जुड़ा हुआ है, पूरा एक वायर है ए से सी के बीच में जो जे से होकर जाता है लाइक दिस, ठीक है। और जे जो पॉइंट है वो बी से जुड़ा हुआ है विद गैल्वेनोमीटर, इस तरीके से, दिस इज द जे, जो कि जहां जुड़ी हुई है ना, ये जे। और यहां पर हमने एक बैटरी और एक की जोड़ दी है, जो हमने उस सर्किट के अंदर भी जोड़ा था, ये इस तरीके से।
अब एक बात समझने की है कि G इज द गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग को हमें क्या करना है, 0 करना है, क्योंकि तभी तो कंडीशन बनेगी R अपॉन। अब देखिए ये वायर जो है ना, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे उसके लिए हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस जो होगा वो किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड करेगा। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं जब यहां टच करूंगा इसको, सपोज करो यहां टच ना करके मैं इसको घुमा के यहां टच कर देता हूं, ठीक है, तो टच करने से क्या होगा, ये सर्किट जो है वो यहां से जुड़ जाएगा, यहां से जुड़ गया ना, यहां की बजाय यहां से जुड़ गया, तो ये वाली जो लेंथ है ना वायर की वो कम हो गई। जब कम हो गई तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस जो है इसी तरीके से, इसी तरीके से काम करेंगे। यदि इसको इधर ले जाओगे, इसको यहां टच कर दोगे, तो क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये वाला रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बैलेंस करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस विच मेजर द करंट, स्मॉल करंट को मेजर कर रही है एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑल्सो। That's why we are using this galvanometer to find out the null deflection point. Null deflection का मतलब यह है गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ जाए, न तो करंट फ्लो कर रहा हो, इसमें Ig क्या हो जाए, 0 हो जाए। पिछला डायग्राम याद करिए, उसके अंदर Ig क्या हो जाए, 0 हो जाए। Ig इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। तो जब इसमें रीडिंग 0 आ जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो हम कह देंगे दिस इज द बैलेंसिंग पॉइंट, दिस इज द बैलेंसिंग पॉइंट। सपोज दिस इज द बैलेंसिंग पॉइंट, ये पॉइंट J है हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमने कह दिया। ठीक है, और इस कंडीशन में अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, और दोनों को इक्वल कर देना है, क्योंकि पिछली कंडीशन हमारी यही कह रही। तो हमें एक चीज और अज्यूम करनी पड़ेगी यहां पर, जो हमें जो वायर लिया उसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक चीज और अज्यूम करेंगे, दैट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। सपोज दैट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज रॉ। हमने क्या ले लिया, इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इस तरीके से, इसका मतलब दिस द डेंसिटी। और डेंसिटी क्या काम में आती है, जितने लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो उस वायर के लेंथ से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, देखिए A से J तक की लेंथ मेजर करना इजी है, क्योंकि इसके नीचे एक स्केल लगी हुई है। कैसी स्केल लगी हुई है, इस तरीके की, जो हमें बताती है कि भाई कितना रेजिस्टेंस है। यहां पर एक स्केल बना देता हूं, इसकी जस्ट नीचे लगी हुई होती है इस तरीके की स्केल, और यहां पर मार्किंग होती है। तो जहां भी आप इसको टच करोगे ना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर लेंथ का है वायर, और इस स्केल के दोनों तरफ होती है, तो उल्टा सीधा आप इजीली मेजर कर सकते हो। तो हमारे पास देखिए जोकी को यहां जैसे ही मैंने टच किया है इस वायर को, यहां पर बैलेंसिंग पॉइंट आ गया है। तो लेंथ ऑफ दिस वायर एंड लेंथ ऑफ दिस वायर, दो वायर की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी जो रिमेनिंग है। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा, क्योंकि लेंथ पता है और पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस का पता है। तो सपोज करो यहां से यहां की लेंथ जो है वो कितनी है, L1 है। कितनी है, L1 पर बैलेंसिंग पॉइंट आया। तो ये टोटल 100 सेंटीमीटर होती है, तो इसे मैं 100 माइनस L कह देता हूं, 100 माइनस L, सिंपल। तो अब हमारे पास चीजें आ गई है। तो अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को कंसीडर करें, तो देखिए किस तरीके से कंसीडर करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन क्या थी कि दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस रेजिस्टेंस। तो मैं कह देता हूं इसका रेजिस्टेंस कितना है, R फ्रॉम द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इस कंडीशन से क्या होगा बेटा, इस कंडीशन से ये होगा कि R अपॉन
इसका रेजिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक के वायर का, है ना बेटा, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी रॉ इंटू L1। कितना होगा, रॉ इंटू L1। रॉ इज द पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस, लेंथ कितनी है, L1 है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया इस वायर का रेजिस्टेंस आ गया है, इसका रेजिस्टेंस आ गया, दैट इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस एट द बैलेंस पॉइंट, एट द बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन। ये लिखना जरूरी है जहां पर Ig क्या है, 0 है, ठीक है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो उस कंडीशन में S अपॉन S इज द रेजिस्टेंस, और ये कितना रेजिस्टेंस है बेटा, दैट इज रॉ इंटू 100 माइनस L1। सिंपल, सपोज करो दिस लेंथ इज L1, तो ये हमारे पास रॉ से रॉ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा है, व्हाट इज टू फाइंड आउट, S फाइंड आउट करना है। तो S विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज 100 माइनस L1 अपॉन L1 into R. This is the value of unknown resistance by this experiment we are going to find out the value of this resistance. ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया इजीली, केवल उस कंसेप्ट से एक डिवाइस बनाई है जिसे हम कहते हैं मीटर ब्रिज, दैट वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, उस पर काम करती है। इसके अंदर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, इसके अंदर एक वायर होता है 1 मीटर लॉन्ग होता है, इसमें एक इस तरीके की कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई होती है एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, पहले डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक रेजिस्टेंस ए से बी के बीच में जोड़ दिया, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया हमने, इसके बाद में गैल्वेनोमीटर बी से जोड़ दिया और उससे एक जॉकी अटैच कर दी जिससे बैलेंसिंग पॉइंट और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने में हेल्प मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये मीटर ब्रिज भी फिनिश हो जाता है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लैब में इस एक्सपेरिमेंट को आप करें तो बेसिकली इसको समझ लें। तो ये हमारा हो गया बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो कौन सा टॉपिक है वो भी देख लें कंटिन्यूएशन में। कंटिन्यूएशन में जब हम देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो ये मेजर करती है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। किसी दो पॉइंट्स ले लें, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यदि दूसरा रेफरेंस पॉइंट हमारा इन्फिनिटी हो तो हम उस पॉइंट को कह देते हैं पोटेंशियल। सिंपल। तो सिंपली हमें पोटेंशियोमीटर का मतलब ये है कि अब किसी दो, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लें। पोटेंशियोमीटर होता क्या है वो समझ लीजिए। एक सिंपल सा एग्जांपल से इसको समझ लें। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर हमें यहां पर जोड़ना है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हमेशा दोनों एंड्स पर जुड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल मेजर करने के लिए। तो इसके दोनों एंड्स जो हैं यहां पर जोड़ देते हैं। ये पोटेंशियोमीटर हमने जोड़ दिया, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जब पोटेंशियल मेजर करते हैं तो इन दोनों एंड्स पर पोटेंशियल मेजर करेंगे। लेकिन जब पोटेंशियोमीटर जोड़ोगे आप तो कुछ करंट इसमें से भी फ्लो हो जाएगी, कुछ करंट इसमें से भी फ्लो हो जाएगी। इसलिए इसमें से जो करंट रहेगी वो प्योर करंट नहीं रहेगी और उसी रीजन की वजह से क्या होगा बेटा, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये करंट लेने की वजह से यहां पर ट्रू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जो पोटेंशियोमीटर है इस तरीके से होना चाहिए कि ये करंट को बहुत कम ड्रॉ करे सर्किट के अंदर से। ठीक है, करंट नहीं ले। करंट कब नहीं लेगा, इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई होना चाहिए। जब हाई होना चाहिए तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको हाई करने के लिए अभी एक मीटर ब्रिज लिया था जिसका कुछ रेजिस्टेंस था उस वायर का, लेकिन यहां पर कुछ लंबा वायर लेना पड़ेगा। लंबा तो इतना लंबा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा वायर होगा, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी वायर की, उतना ही अच्छा पोटेंशियोमीटर होगा। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं ले सकते, लेकिन हम 10 मीटर तक का तो ले सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर सिंपली एक डिवाइस होती है जिसके अंदर एक वुडन फ्रेम के ऊपर इस तरीके से
10 टाइम्स जो है एक वायर को इस तरीके से फोल्ड करके लगा दिया जाता है। ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो सुविधा के लिए देखा जाता है, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा पोटेंशियोमीटर होगा। और ये हो गया 10, तो मैं कह देता हूँ ये हमारा क्या बन गया बेटा, पोटेंशियोमीटर बन गया। यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं बेटा, यहाँ पर क्या है, कॉपर की स्ट्रिप्स लगा दी जाती है और इसको वाइंड करने की बजाय इसको ब्रेक करके, जैसे देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक करके और इन वायर्स को जोड़ दिया जाता है, ये भी किया जा सकता है। तो ये सिंपली हमारा हो गया पोटेंशियोमीटर ए बी, ठीक है, ए बी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमेशा सर्किट के पैरेलल में जुड़ती है। जो ये सर्किट है ना, जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में जुड़ती है कि ड्रॉप कितना होगा। तो सिंपली डिवाइस हो गई। जब इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो एक और हम यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है ये मैं कह देता हूं। सपोज करो इस पूरे जो पोटेंशियोमीटर है इसके वायर की लेंथ है L, ठीक है, और हमने एक बैटरी लगाई है, उस पर वोल्टेज है V, ठीक है। तो एक कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है phi इज इक्वल्स टू V बाई L। दिस इज व्हाट, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। टोटल जो वायर है उसको ले लिया, टोटल वोल्टेज ले ली जो हमने लगाई है, तो V बाई L जब निकालेंगे दैट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मतलब यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हमें यहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, इजीली पता चल गया। जब वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हमें पता चल जाता है तो अब हम इजीली, यदि मुझे लेंथ ऑफ द वायर चाहिए तो मैं इजीली इसको क्या कर सकता हूं, इजीली यहां पर सपोज करो मैं लेंथ ऑफ द वायर मुझे L1 पता है, तो उसके पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ तो मैं सिंपलीफाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज इट इज द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। L1 लेंथ पर कितना है, इसको L1 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स फाई को L1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वोल्टेज ग्रेडियंट है क्या, बेसिकली वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब ये है। अब इस सर्किट को हमने इतना बड़ा बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं और हम क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर है इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हमारे कोर्स में 2 एप्लीकेशंस है इसकी। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ, और दोनों ही एक्सपेरिमेंट आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हैं। तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स, ठीक है। ईएमएफ का कंपैरिजन करना है, किस तरीके से करेंगे इसके लिए मैं डायग्राम अलग से बना देता हूं। मान लीजिए एक डायग्राम इस तरीके से बना लेता हूं मैं, दिस इज रियोस्टेट, एक रियोस्टेट। अब बेसिक नॉलेज एक क्लास में इसकी भी लूंगा कि बेसिक कंपोनेंट की हमें जानकारी हो कि कंपोनेंट होते क्या, किस तरीके से वर्क करते हैं, वो ज़रूरी है। यदि आप नहीं जानते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखेंगे। ए बी हमने, ये ए बी जो वायर है ना ये 10 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये ही हमारा पोटेंशियोमीटर है। इस पर हमने एक सर्किट जोड़ दिया है जहाँ पर एक बैटरी लगा दी, इसको मैं E1 कह देता हूँ, यहाँ पर की K1 कह देता हूँ, ओपन क्लोज्ड। RH इज द रियोस्टेट दैट कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। और ये जरूरी होता है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि भाई रियोस्टेट क्या काम में आएगा और क्यों काम में आएगा, वो बहुत जरूरी होता है। और देखिए यहाँ पर मैं एक ऐसा सेल लेना चाहता हूँ, 2 सेल ले लेता हूँ। एक ऐसा सेल जिसका मुझे क्या निकालना है बेटा, ईएमएफ निकालना है, ठीक है। उनका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि E1 बाई E2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम इजीली निकाल सकते हैं किसी भी सेल का ईएमएफ। एक का नॉन होना चाहिए, दूसरे का नॉन, तो हम दूसरे का पता लगा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ एक नॉन लगा दिया, नॉन सेल, ठीक है।
और यहाँ एक अननोन सेल लगा दिया, अननोन सेल इस तरीके से लगा देता हूँ, ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ एक 3 वे की लगा देते हैं, ये 2 वे की होती है जनरली, यहाँ पर 3 वे की लगा देते हैं हम। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जो वायर है उसको हम जोकी से जोड़ के यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कह देता हूँ E1 हो गया, मैं कह देता हूँ इसे तो E कह देता हूँ, इसे कह देता हूँ E1, इसे कह देता हूँ E2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ चीज़ें ध्यान रखें, जैसे ए पॉइंट पर हम सारे के सारे जितने भी सेल हैं ना बेटा, उनके जो पॉजिटिव हैं उन सबको ए पॉइंट पर जोड़ दें। सेल किस तरीके से बनाते हैं, लेक्लांसी कैसे बनाते हैं, डेनियल कैसे बनाते हैं, इस पर भी हमें एक क्लास होनी चाहिए, तो नेक्स्ट इसके बाद में यही ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये तो जो कि जे होगी। अब मैं कह रहा हूं कि ये, इसे कहते हैं बेटा मैं प्राइमरी सर्किट, इसे कहते हैं प्राइमरी सर्किट, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। दोनों सर्किट, प्राइमरी सर्किट तो लगभग फिक्स ही होता है, इसके अंदर यही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब हम करते क्या है, किस तरीके से सेल का कंपैरिजन करें, मैं कह देता हूं कि हम क्या करें, सबसे पहले इस की को ऑन कर देते हैं, इस वाली की को, ये कनेक्शन ऑन करते हैं। जैसे ऑन करते हैं ये सर्किट के अंदर आ जाएगा, जैसे आएगा यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। सपोज करो बैलेंसिंग पॉइंट, जहां पर जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दैट इज द बैलेंसिंग पॉइंट। और उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में यहाँ किरचॉफ लॉ लगाएं, तो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगी, इस तरीके से। ये पूरा सर्किट हो गया, ये लूप हो गया हमारा। इस लूप के अंदर मैं यदि लगाऊं तो मैं कह देता हूं, यहां से स्टार्ट करूं तो मैं कह देता हूं E1 माइनस, यहां से यहां की जो वोल्टेज ड्रॉप है वो चाहिए हमें। अब यहां से यहां का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बेटा, पर यूनिट लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप है 5, और L1 लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 5L1। तो E1 हमारे पास आ गया बेटा 5L1, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो E2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लगा देंगे E2 माइनस 5L2 इज इक्वल्स टू 0, तो E2 कितना हो जाएगा बेटा 5L2। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 5L1 अपॉन 5L2, ठीक है। और इसी तरीके से E1 बाई E2 जो आएगा हमारे पास L1 अपॉन L2 आ जाएगा। यदि E2 की वैल्यू हमें नहीं पता और E1 पता हो तो हम E2 तो इधर ले जाएंगे, L2 और L1 से डिवाइड कर देंगे तो इजीली आपको E2 मिल जाएगा। E2 पता हो और E1 नहीं पता हो, E2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से इजीली हम यहाँ पर E1 किसी भी सेल का EMF हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कंपेयर करके इजीली निकाल लेंगे, क्लियर। अब इसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं बेटा। सेकंड एप्लीकेशन एग्जाम में कई बार आता है, तो आप इसको थोड़ा सा सर्किट यही चल जाएगा हमारा और बना लेंगे, ये लीजिए, जिससे आप पूरा अच्छे से समझ लें इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बेटा, यहां पर मैं कह देता हूं पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू। तो कैसे करेंगे वो देख ले। तो सबसे पहले मैं इसका सर्किट बना देता हूं बेटा। सिंपल सा सर्किट है जिसे हमें बार बार प्रैक्टिस करके याद रखना है। एक सबसे पहले मैंने एक बैटरी लगा दी है, उसके बाद में सेल लगा दिया है, एक ही बात है, सेल लगा दिया है। उसके बाद में हम की लगा देते हैं, K1 कह देता हूं, इसको मैं RH रियोस्टेट बोल देता हूं, दैट कंट्रोल्स द करंट। यहां पर एक अननोन सेल लगा देता हूं जिसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये इस तरीके से जोड़ दिया मैंने जो की को।
यहाँ जे जो की लगा दिए मैंने, ए बी जो है वायर की लेंथ हो गई जो 10 मीटर है हमारे पास। यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देता हूँ और एक की भी लगा देता हूँ जिससे इस सर्किट को भी क्लोज और ओपन किया जा सके। इस की को मैं कह देता हूँ की K2, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ R, रेजिस्टेंस बॉक्स है ये हमारा, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स तो आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, नहीं देखा तो आपको सारी चीज़ें एक बार क्लियर करवा देंगे। तो देखिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स, इस तरीके से ये सर्किट बन जाता है। ऊपर वाला प्राइमरी और नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अब सबसे पहले हम इस की को तो ओपन रखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जब क्लोज करेंगे तो होगा ये वाला सर्किट तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला सर्किट जो है इजीली आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला इजीली आ रहा है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ये करते हैं कि यहां से इसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज करो इसका ईएमएफ जो है वो ई है। जब इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब ये करंट फ्लो नहीं हो रहा है और उस कंडीशन में ये कितना है, L1 है, एक एक्सटर्नल सर्किट में नहीं हो रहा, इसमें तो हो ही रहा है, रेजिस्टेंस भी आ रहा है, उस रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे कि जब इसको लगाएंगे तब एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, करंट फ्लो इसमें से करवाएंगे और फिर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस तब ही कंसिडरेशन में आता है जब उसके अंदर से करंट फ्लो करती है। हाँ, इसमें से करंट फ्लो करती है, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट करके छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं क्या कहूंगा, जब इसमें से करंट फ्लो करेगी तो होगा ये कि यहां पर एक बैलेंसिंग पॉइंट आ जाएगा जहां पर इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन देगा। कितना डिफ्लेक्शन देगा बेटा, जीरो देगा। जब जीरो देगा तो यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, देखिए ई माइनस, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं K1 इज ऑन, ठीक है, ओनली K1 इज ऑन। K1 ऑन है, K2 ऑफ है, और K2 ऑफ। K2 किस कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में। उस कंडीशन में यहां कुछ भी नहीं होगा, तो यहां लूप के अंदर हम लूप लॉ लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा E माइनस फाई L1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो E आ जाएगा, E1 कर देता हूं, E1 इज इक्वल्स टू फाई L1, इक्वेशन नंबर 1 सिंपली आ गई हमारे पास। अब सेकंड हमें क्या करना है कि K2 को ऑन कर देना है। K2 इज ऑन, K1 K2 दोनों ही ऑन हो गई, ठीक है, दोनों ही ऑन हो गई। जब दोनों ही ऑन हो जाती है तो क्या होगा, तो ऊपर वाले सर्किट में क्या होगा, नीचे वाले सर्किट में क्या होगा, वो हमें अच्छे से देखना होगा। हमें पता है कि जब नीचे वाले सर्किट में ऑन हो गया है तो यहां पर एक चीज और कंसिडरेशन में आई है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऊपर वाले सर्किट में यदि देखें तो करंट कितनी है, 0 है। तो उस कंडीशन में यदि मैं देखूं तो मैं कहूंगा अब करंट तो इसमें से फ्लो हो रही है, लेकिन ऊपर वाले में करंट 0 है, इसलिए मैं कह देता हूं E माइनस IR, ठीक है। या फिर मैं कह देता हूं ये वोल्टेज, तो मैं कह देता हूं E माइनस IR माइनस फाई L, सॉरी यहां पर आ जाएगा E माइनस IR माइनस फाई L2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। E माइनस IR को हम कह देते हैं टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज इक्वल्स टू फाई L2। इक्वेशन नंबर हो गई बेटा 2, क्लियर हो गया। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये तो ऊपर वाले सर्किट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा नीचे वाले सर्किट की। देखिए याद रखिए, जब भी इसमें से करंट फ्लो करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा और उस पर भी ड्रॉप होगा, तो करंट में ड्रॉप होने की वजह से, करंट फ्लो करने की वजह से कुछ ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप इतना होगा, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। और E माइनस IR इज द टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हमने क्या लिख दिया, V लिख दिया, है ना, इस तरीके से। अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम ये करने वाले हैं कि इस नीचे वाले सर्किट को मैं कंसीडर करता हूं। अब इसके अंदर से जब करंट फ्लो कराऊंगा, यहां लूप लॉ लगाऊंगा, तो इस तरीके से जाऊंगा ऐसे। मान लीजिए इसमें से R रेजिस्टेंस निकाला था हमने, तो R रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया, कैपिटल R, और ये देखिए सर्किट में जब मैं लगाऊंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। मैं यहां कहता हूं E माइनस IR माइनस IR
माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, E माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तो मैं देखिए किस तरीके से लिखता हूं इसको, दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू आई कॉमन ले लिया R प्लस आर, इक्वेशन नंबर 3। और एक E माइनस आई आर को मैं क्या लिख दे सकता हूं बेटा, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, तो मैं इसको लिख सकता हूं V, यहां से V इज इक्वल्स टू आई आर। तो इक्वेशन नंबर हो गई 4। देखिए इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो बेटा हमारे पास आ जाएगा E1, E कर देता हूं इसको। ठीक है, E1 की जगह E अपॉन V इज इक्वल्स टू व्हाट, E अपॉन V इज इक्वल्स टू व्हाट, फाई L1 अपॉन फाई L2, दैट इज L1 अपॉन L2। ठीक है, एक तो ये कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन देखोगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, देखिए E अपॉन V विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हमारे पास आ जाएगा I से I कैंसिल, R प्लस आर अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक तो ये और एक ये। दोनों में देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा R प्लस आर अपॉन R इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। आ गया कि नहीं? इससे R की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो आप तो इंटेलिजेंट हो, इजीली निकाल सकते हो। तो मैं एक स्टेप में निकाल देता हूं। देखिए ये हो जाएगा R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, स्मॉल r विल बी इक्वल टू व्हाट, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऑफ दिस सेल। दिस इज सेल, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय दिस इजी मेथड। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर ले, क्या किया हमने, पहले इस की को ऑन किया, इसको ऑफ रखा, एक बैलेंसिंग कंडीशन निकाली, E इसका EMF है सपोज कीजिए, तो E माइनस फाई L1 0 हो गया, इससे एक कंडीशन आ गई। सेकंड केस में क्या किया, इन दोनों को ऑन कर दिया और ऊपर वाले सर्किट में एक और इक्वेशन लगाई वापस से, क्योंकि अब लेंथ चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने इस की को ऑन कर दिया है। इसका रेजिस्टेंस कंसिडरेशन में आने से हमने क्या किया, V निकाला, V इज इक्वल्स टू फाई L2, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब ऊपर वाले सर्किट में दो इक्वेशन हो गई, नीचे वाले सर्किट में दो इक्वेशन निकालनी है। इस इक्वेशन को ढंग से देखें तो E माइनस आई आर, I कॉमन ले लिया इन दोनों में से, R प्लस आर इधर ले गए तो ये इजीली हो गया। इसको E माइनस आई आर को हम V लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमारे पास दोनों को डिवाइड किया, इक्वेशन आ गई, दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। इस तरीके से हम बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि इस तरीके की डेरिवेशन आती है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सीखी है। व्हीटस्टोन ब्रिज सीखा है, मीटर ब्रिज सीखा है, पोटेंशियोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज तो लगभग एक ही हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही मीटर ब्रिज को बनाया गया है जो अननोन रेजिस्टेंस को बताता है हमें, और पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर देखिए कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, लाइक मीटर ब्रिज के अंदर जब आप स्ट्रिप यूज़ करते हो कॉपर की, वो थिक क्यों यूज़ करते हो, तो हमें आंसर देना चाहिए कि भाई थिक स्ट्रिप्स इसलिए होती है कि उनका रेजिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल रहे। ठीक है, इतना स्मॉल रहे कि भाई वो कंसिडरेशन में नहीं आए। सेकेंड थिंग पूछा जाता है, जॉकी को जब आप उसके ऊपर ड्रैग करते हो नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो जोर से क्यों नहीं दबाना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि वायर जो है वो बहुत पतला होता है, उसको यदि आप जोर से दबाएंगे तो होगा ये कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा, दबाने से वो दब जाएगा। जैसे कोई वायर है, सपोज करो ये वायर है हमारा, यहाँ देखें ये वायर है सपोज करो, और मैंने इसको दबा दिया, दबा के कुछ ऐसा शेप हो गया सपोज करो, ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा वो कम हो जाता है, और कम होने से क्या होगा, कम होने से होगा ये कि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो अनइवन हो जाएगा, और इसी वजह से हमारी वैल्यूज गलत आ सकती है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को हमें
अच्छे से पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखें। कुछ क्वेरीज आई हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और कुछ KVL KCL की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये ऑफिशियली ये लेसन खत्म हो जाता है। थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट बचा हुआ जिनको हम 4-5 लेसन में 4-5 लेक्चर्स में फिनिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।